हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर बनाकर आप लोगों को पढ़ने के लिए देंगे। तो मैकेनिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी का परिचय है, तो उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। तो मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम बलों के व्यवहार और किसी पिंड पर लगने पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यानी अगर हम ये सपोज कर लें, यहां पर हम ये पिंड ले लेते हैं, इसके ऊपर हम सपोज कर लें इस डायरेक्शन में बल लगा दें, तो यहां पर ये जो बलों का व्यवहार होगा, बलों के व्यवहार का मतलब बल कैसा उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो यहां पर जो बल होगा वो टेंसाइल नेचर का होगा, तनाव नेचर का होगा, और इस बल के वजह से वो पिंड को खींचेगा। यहां पर अगर हम इस पर बल इस दिशा में लगा दें तो ये बल कंप्रेसिव नेचर का होगा, यानी पिंड के ऊपर जब बल को लगाया जाएगा तो पिंड को दबाएगा। तो यहां से ये चीज क्लियर हो रही है कि मैकेनिक्स है क्या। मैकेनिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के बलों के व्यवहार के बारे में और किसी पिंड के ऊपर उस बल के लगने पर उसका प्रभाव क्या होता है, उस प्रभाव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो जो आपकी मैकेनिक्स होती है, यहां से हम देख रहे हैं हमारी मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स को सबसे पहले हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका स्थित विज्ञान जिसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, और दूसरा आपका गति विज्ञान जिसको हम डायनेमिक्स बोलते हैं। तो स्टैटिक्स होता क्या है, अगर किसी स्थिर पिंड के ऊपर लगने वाले बलों का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी मैकेनिक्स के अंदर किसी स्थिर पिंड पर लगने वाले बलों की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उस विज्ञान को या मैकेनिक्स से उस पार्ट को हम स्थिर विज्ञान यानी स्टैटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो छत की बीम होती है, बीम के ऊपर बल लग रहे हैं लेकिन बीम कहीं गति नहीं कर रही है, यानी बीम रुकी हुई है। तो बीम के ऊपर लगने वाले अगर हम बलों की स्टडी करते हैं तो वो आपका स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। बिजली के जो खंभे होते हैं हाई टेंशन, उसमें जो खंभों में क्रास लगे होते हैं जिसको हम ट्रस बोलते हैं, ट्रस के ऊपर जो बल लगे होते हैं उस बल की हम स्टडी करते हैं, लेकिन ट्रस अपनी जगहों पर फिक्स रहते हैं, तो गति नहीं करते हैं। तो वहां पर ट्रस के ऊपर लगने वाले जो बल हैं उनकी स्टडी जो हम करते हैं वो आपका स्थित विज्ञान यानी स्टैटिक्स की कैटेगरी में आता है। ब्रिजेज होते हैं यानी जो पुल होते हैं, उनमें जो आपके ट्रस लगे होते हैं, उनमें जो बीम लगे होते हैं, उनके ऊपर जो बलों की स्टडी करते हैं वो भी आपके स्टैटिक्स के अंदर आते हैं। अब दूसरा आपका बलगत विज्ञान जिसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। जैसे साइकिल की बात करें, साइकिल रोड के ऊपर गति कर रही है। कार की बात करें, कार रोड के ऊपर गति कर रही है। बस की बात करें, बस रोड के ऊपर गति कर रही है। तो इन सारी वस्तुओं के ऊपर जब हम बल लगाते हैं तो उस बल की वजह से वो गति करने लगता है, यानी बल के लगाने की वजह से वस्तु गतिमान हो जाती है। यानी किसी गतिमान वस्तु के ऊपर अगर हम लगने वाले बल की स्टडी करते हैं, लगने वाले बल का अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत ये हम स्टडी करते हैं, ये हम अध्ययन करते हैं, वो आपका बलगत विज्ञान यानी मतलब अगर किसी वस्तु के गतिमान वस्तु के ऊपर लगने वाले बल की हम अध्ययन करते हैं तो वो आपका गति विज्ञान यानी डायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। और ये जो डायनेमिक्स होता है यानी गति विज्ञान होता है, इसको फिर से हम दो भागों में बांटते हैं।
एक आपका शुद्ध गति विज्ञान जिसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, दूसरा बल गति विज्ञान जिसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। तो शुद्ध गति विज्ञान यानी काइनेमेटिक्स क्या होता है? अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगा दें और बल लगाने की वजह से वो वस्तु मान लेते गतिमान अवस्था में आ जाए, तो अगर हम उसके सिर्फ गतिमान अवस्था की स्टडी कर रहे हैं, उस पर लगने वाले बल के बारे में कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसके मास के बारे में कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी गति के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपका काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा। अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, उसको गतिमान होता है, गतिमान उसके गति के साथ साथ उस पर लगने वाले बल के बारे में स्टडी करते हैं, उसके द्रव्यमान के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये सारी स्टडी अगर कर रहे हैं तो आपका बल गति विज्ञान यानी काइनेटिक्स के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है और अप्लाइड मैकेनिक्स की उपयोगिता क्या है। 5 नंबर में शॉर्ट नोट आ जाता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मैकेनिक्स होती क्या है, इसके बारे में आप बताइए, और उसके साथ उससे ऐड कर देता है अप्लाइड मैकेनिक्स और यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, यानी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी और यांत्रिकी की उपयोगिता के बारे में बताना होता है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स नाम से ही क्लियर है, अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन। तो मैकेनिक्स, इससे पहले हमने बताया कि मैकेनिक्स विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों के प्रभाव, बलों के व्यवहार और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो अप्लाइड मैकेनिक्स होती है वो इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है, यानी अप्लाइड मैकेनिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु पर लगने वाले अज्ञात बलों, यांत्रिकी की अलग अलग समस्याओं का अध्ययन करते हैं। यानी अप्लाइड मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या अप्लाइड मैकेनिक्स is a branch of engineering in which we studied about unknown forces and problem of mechanics। यानी किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अज्ञात फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी समस्याओं की हम स्टडी करते हैं। जैसे हम मशीन के पुर्जों की बात कर लें, कैंची की बात कर लें, तो कैंची के ऊपर जब हम बल लगाते हैं तो कितना बल लगा रहे हैं, कैसा बल लगा रहे हैं, पहले बल के बारे में अध्ययन करते हैं और बल का जब अध्ययन कर लेते हैं तो उसी के बल के अध्ययन के आधार पर उसकी हम डिजाइन करते हैं। मशीन के छोटे छोटे पुर्जों की बात कर ले, छोटे छोटे पुर्जों, किस पुर्जे के ऊपर कितना बल लगेगा, जब इसकी स्टडी इसका ज्ञान हमें हो जाता है तब हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं। जैसे आपके बीम है तो बीम के ऊपर कितना बल लगाना है, बल थोड़ा लगाना है तो उसमें जो आपका सरिया होगा वो पतली सरिया यूज की जाएगी और बीम का साइज पतला होगा। अगर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा तो उस केस में हम बीम की थिकनेस को बहुत बढ़ा देते हैं, उसमें लगने वाले सरिये की थिकनेस को बढ़ा देते हैं। जैसे आपके जो फ्लाई ब्रिज बनते हैं उसके जो पिलर होते हैं तो हम देखेंगे उसमें बहुत मोटे मोटे सरिये लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले स्टडी कर लिया है कि इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होना है, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होना है कांस्टेंट फोर्स नहीं अप्लाई होना है, कभी कभी जर्क वाला फोर्स अप्लाई होता है, एकाएक फोर्स अप्लाई हो जाता है। तो अगर हमें मैकेनिक्स का ज्ञान नहीं होगा तो वहां पर कितने स्ट्रेंथ की बीम बनानी वो हम जानकारी नहीं ले पाएंगे और वो हमारे लिए ज्यादा लंबे समय तक ड्यूरेबल नहीं होगा। तो यानी आपकी जो अप्लाइड मैकेनिक्स है ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर लगने वाले अज्ञात बलों की हम स्टडी करते हैं और उस स्टडी के बेसिस पर उस पार्ट की हम उसी हिसाब से डिजाइनिंग करते हैं। अब यांत्रिकी की उपयोगिता क्या है? अगर हम किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाले बल का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें यह पता नहीं होगा कि हमें वहां कितने स्ट्रेंथ का
ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी जो पार्ट है उसको वहां पर लगाना है। अब अगर हमें स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता होगी या अगर हमें स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगी तो मैकेनिक्स के अंतर्गत अलग अलग वस्तुओं की स्ट्रेंथ क्या होती है उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद हम पता कर लेंगे कि किस जगह पर किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज करना है। यानी मैकेनिक्स की उपयोगिता यह होती है कि हम किसी भी स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें, उस स्ट्रक्चरल पार्ट के अलग अलग अंगों पर कितना बल लगना है उसकी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब कितना बल लगना अगर उसकी जानकारी हमें है तो उस जगह पर उस स्ट्रक्चरल पार्ट की कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो हम पता कर लेंगे, और स्ट्रेंथ की पता कर लेंगे तो वहां पर कितने स्ट्रेंथ का, कितनी मजबूती का कौन सा मेंबर अप्लाई करना उसकी टेस्टिंग करके उसको लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट उसी हिसाब से काफी लंबे समय तक ड्यूरेबल होगा, चलेगा। और अगर हमें ये सब स्टडी नहीं किए होंगे तो हमें पता नहीं होगा, हो सकता है कि वो लॉन्ग टाइम तक यूज हो सकता है लॉन्ग टाइम तक यूज ना हो। तो ये सब आपकी मैकेनिक्स की यूटिलिटी है। जैसे आपके लीवर है, कैंची है, मशीन के अलग अलग पार्ट हैं, जिस पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड अप्लाई होता है वो काफी स्ट्रांग बनाया जाता है, जिसके ऊपर कम लोड अप्लाई होता है उसको उतना स्ट्रांग नहीं बनाते हैं। जैसे अगर हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की बात करें तो जो सबसे नीचे का पोर्शन होता है उस पर बिल्डिंग के ऊपर के सारे पोर्शन का लोड अप्लाई होता है, तो उस केस में हम नीचे वाले पोर्शन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रखते हैं, और जो सबसे टॉप फ्लोर पे होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा आता है, दूरी और विस्थापन पे बेस्ड। तो दूरी और विस्थापन होते क्या है? अगर हम सपोज कर लें हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं, इस पॉइंट ए से गति करते हुए यानी आगे बढ़ते हुए हम पॉइंट बी पर पहुंचते हैं, बी से हम पॉइंट सी पर पहुंचते हैं और पॉइंट सी से हम इस पॉइंट डी पर आ जाते हैं। यानी कोई गति करने वाली वस्तु इस पॉइंट ए से चलना शुरू की, ए से पहले वो बी पर गई, बी से सी पर गई और सी से डी पर आ गई। तो इस सिचुएशन में अगर हम आपसे पूछें कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी बताइए और वस्तु का विस्थापन बताइए, तो कोई भी वस्तु जिस रास्ते पर चलती हुई जाती है, जिस एक्चुअल पाथ को फॉलो करती है, उस रास्ते की एक्चुअल लंबाई को, एक्चुअल लेंथ को ही हम दूरी कहते हैं। यानी अगर हमें दूरी निकालना है तो हम ए से बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करेंगे, बी से सी की करेंगे और सी से डी की करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ये आपकी हो जाएगी दूरी। और विस्थापन क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु का ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। इस प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी आपकी ये है। इस न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई एक्चुअल दूरी को, मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा कवर किए गए पाथ के एक्चुअल लेंथ को हम दूरी कहते हैं, और इनिशियल तथा फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूरी जो आपकी होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूरी यानी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस की वैल्यू यानी दूरी की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगी या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से या तो कम होगी या तो इक्वल होगी। जैसे इक्वल कब हो सकती है? यहां पर इस केस में दूरी आपकी विस्थापन से ज्यादा है, लेकिन अगर बस मान लेते हैं ए से बी इतना ही गया, तो इस केस में एक्चुअल पाथ की लेंथ भी यही है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है। तो यहां पर इस केस में आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सदिश और अदिश राशियों के बारे में। तो सदिश और अदिश राशियों के बारे में आप लोग पहले से पढ़ाई कर चुके हैं, यहां पर एक बार हम फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। सदिश राशियां वो राशियां होती हैं
जिनको निरूपित करने के लिए, जिनके बारे में अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो आपकी सदिश राशियां होती हैं। जैसे हमने कहा कि एक बॉडी है, उसके ऊपर हमने 10 न्यूटन का बल अप्लाई किया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो दूसरा बंदा ये भी पूछ सकता है कि वो फोर्स जो आपने लगाया है किस दिशा में लगाया है। और अगर हम अपनी बात को दूसरे तरीके से कहें कि एक बॉडी है जिसके ऊपर हमने 10 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में अप्लाई किया, उत्तर की दिशा में लगा दिया, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो यहां पर जो 10 न्यूटन है, 10 ये बल का परिमाण है और नॉर्थ जो हमने बोल दिया वो आपका दिशा है। तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। तो जिसको बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, और जिनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां होती है। जैसे बल है, बल आपकी सदिश राशि है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन आपकी सदिश राशि है। मोमेंटम आपकी सदिश राशि है। कार्य की बात करें, कार्य आपकी अदिश राशि है। दूरी आपकी अदिश राशि है। विस्थापन आपकी सदिश राशि है। इसके बाद हम आते हैं, ये जो आपकी सदिश राशियां होती हैं इनको डिनोट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, फिर हम सदिश राशियों को जोड़ते कैसे, सदिश राशियों को घटाते कैसे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हमने कहा कि किसी वस्तु के ऊपर हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में इस 10 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन फोर्स को अगर हमें निरूपित करना है तो हम कैसे निरूपित करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका एक तरीका होता है जिसे ही हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए क्या करते हैं, जो आपका 10 है, एक सुटेबल स्केल लेकर इस 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सपोज कर ले यहां पर 2 न्यूटन को हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल सपोज कर लें, तो आपका 10 न्यूटन जो होगा वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो यहां पर हम 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रा करेंगे। तो हमने सपोज कर लिया ये 5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन होगी, और इसके एक एंड पर एरो का साइन बना देंगे। तो अब ये क्या हो गया, 10 न्यूटन फोर्स जो नॉर्थ डायरेक्शन अप्लाई हो रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये एरो की जो लाइन है, लाइन की लेंथ, ये 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो इसके एंड पर एरो लगा हुआ है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसके मैग्नीट्यूड को देखते हैं, और मैग्नीट्यूड को देखते हुए एक सुटेबल स्केल लेते हैं, और सुटेबल स्केल के हेल्प से उसके मैग्नीट्यूड को ड्रा करते हैं। फिर उसके डायरेक्शन को देखते हैं, और डायरेक्शन को देखकर उसके एक एंड पर एरो का निशान लगा देते हैं। तो इस तरह से आपके वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर हमें 2 वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, मान लेते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी P है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी Q है। ये P और Q वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में यहां पर रिप्रेजेंट है, इनको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को जितने मैग्नीट्यूड का है और जिस डायरेक्शन में है उसी मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। तो हम सपोज कर रहे हैं, सबसे पहले हम वेक्टर क्वांटिटी P को ड्रा कर रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी P मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में आपका ये ड्रा हो गया। अब इस P वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी Q को क्या करना, हमें ऐड करना है। इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी Q के टेल को, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी का टेल होगा और ये हेड होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी Q के टेल को वेक्टर क्वांटिटी P के हेड पर रखेंगे, यानी यहां पर रखेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी Q जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में और जितने मैग्नीट्यूड का उतने मैग्नीट्यूड का ड्रा कर देंगे। तो
तो वेक्टर क्वांटिटी Q को P से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में हमने ड्रा किया तो आपका कुछ इस तरह से हो गया। अब इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी P के टेल को और वेक्टर क्वांटिटी Q के हेड को ज्वाइन कर देंगे। मान लेते हैं ज्वाइन करने वाली इस लाइन को हम अगर R से रिप्रेजेंट कर दें तो ये वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वेक्टर R जो है वो वेक्टर P और वेक्टर Q के एडिशन के इक्वल होगा। तो ये रहा दो वेक्टर राशियों को जोड़ना। इसी तरह से अगर दो से अधिक वेक्टर राशियों को जोड़ना हो, सपोज कर ले 3 वेक्टर क्वांटिटी हो, 4 वेक्टर क्वांटिटी हो, उनको कैसे ऐड करेंगे। हमने एग्जांपल लिया वेक्टर क्वांटिटी P है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी Q है, तीसरा वेक्टर क्वांटिटी R है, इन तीनों को ड्रा करना है। तो इसके लिए जैसे प्रोसीजर हमने यहां पे किया है सेम वही प्रोसीजर यहां पर करेंगे। सबसे पहले किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को, किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को जिस मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन में उसी तरह से ड्रा कर लेंगे। तो हमने वेक्टर P को ड्रा कर लिया। अब वेक्टर Q के टेल को वेक्टर P के हेड से ज्वाइन करेंगे और हम देखेंगे तीसरी वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं और तीसरी वेक्टर क्वांटिटी उसी मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में आपका ड्रा हो जाता है। तो तीसरी वेक्टर क्वांटिटी आपकी ये हो गई। अब हम पहले वेक्टर क्वांटिटी के टेल को लास्ट वाली वेक्टर क्वांटिटी के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका मान लेते हैं P है, Q है, R है और ये वेक्टर M है। तो वेक्टर M जो होगा वेक्टर P, वेक्टर Q और वेक्टर R के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये दो या दो से अधिक वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन हुआ। अब हम वेक्टर क्वांटिटी के सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन सेम एडिशन के तरह ही होता है, बस डिफरेंस इतना होता है पहले वेक्टर क्वांटिटी को सेम उसी तरह से ड्रा करेंगे और दूसरे वेक्टर क्वांटिटी को जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को ठीक उल्टा करके ऐड कर देते हैं। उल्टा करके कैसे ऐड करेंगे, अगर हम वेक्टर P और वेक्टर Q की बात करते हैं तो वेक्टर P आपका ऐसे है और वेक्टर Q जो ये डायरेक्शन था उसका डायरेक्शन उल्टा करेंगे यानी इधर को आ जाएगा। तो ये आपका वेक्टर P होगा और ये माइनस वेक्टर Q हो जाएगा। तो इस P के टेल को और Q के हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये वेक्टर R जो होगा वो वेक्टर P माइनस वेक्टर Q को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आता है आपका तनाव बल। तनाव बल क्या होता है, अगर किसी वस्तु के ऊपर दो बल हम इस तरह से लगाएं कि दोनों बल उसको खींचे तो उस वस्तु के ऊपर लगने वाले बल को हम तनाव बल कहते हैं। और किसी वस्तु के ऊपर हम बल इस तरह से लगाए कि उसको कंप्रेस करे, उसको दबाए, तो उस बल को हम संपीड़न बल या फिर परोध कंप्रेसिव फोर्स या थ्रस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद आगे के जो दो टॉपिक है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत और बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इन दोनों को बताते हैं एक एक करके। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत होता क्या है, अगर हम ये मान लें कि ये कोई पिंड है, इसके ऊपर एक बल P लगा है, दूसरा बल Q लगा है, तीसरा बल आपका R लगा हुआ है। तो बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत ये कहता है किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले बहुत सारे बल उस वस्तु के ऊपर अपना ठीक उसी तरह से प्रभाव डालते हैं जैसे कि उसके ऊपर कोई दूसरा बल लगा ही ना हो। यानी अगर हम यहां पर एक बल Q को सिर्फ लगा दें तो ये बल Q इस पिंड के ऊपर अपना जो भी इफेक्ट डालेगा, जो भी प्रभाव डालेगा, बल Q और R के लगने पर उसके प्रभाव में कोई चेंज नहीं होगा। यानी एक बार हम एक एक बल इस पे लगाएं, बल P को लगाएं और उसके व्यवहार की अध्ययन करें, बल Q को लगाएं उसके व्यवहार का अध्ययन करें और बल R को लगाएं उसके व्यवहार का अध्ययन करें। फिर हम उसके ऊपर सभी बलों को लगाते हैं
तो सभी बलों को लगाने पर सभी बलों का व्यवहार ठीक उसी तरह से होगा जैसे वो अलग अलग उसके ऊपर व्यवहार कर रहे थे, जैसे वो अलग अलग उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे थे। यही होता है आपको बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। यानी किसी पिंड के ऊपर कार्य करने वाले एक साथ अनेक बलों का प्रभाव ठीक वैसा ही होता है जैसा कि वो उस पिंड के ऊपर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। यही होता है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब अगर इसके बाद हम बलों की स्थानांतरशीलता के सिद्धांत की बात करें तो बलों की स्थानांतरशीलता के सिद्धांत को हम फिर से डायग्राम से समझते हैं। यहां पर हम सपोज कर लेते हैं ये एक पिंड है, इसके ऊपर एक बल P इस दिशा में लगा है और बल की क्रिया रेखा को सीधे आगे बढ़ा देते हैं। ये लाइन बल की क्रिया रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो बल P इस पॉइंट पर लग रहा है, इस बल को इसकी क्रिया रेखा पर अगर हम यहां लगा दें, 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 इन सारे पॉइंटों में से किसी पॉइंट पर लगा दें तो वो उसी तरह का प्रभाव डालेगा जैसे वो यहां पर डाल रहा था, बशर्ते ये जो पॉइंट ले रहे हैं ये पॉइंट बल की क्रिया रेखा के ऊपर पिंड के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि पॉइंट हम यहां ले रहे हैं तो इस बल का इन पॉइंटों पे जो इफेक्ट था, जो प्रभाव था, वो यहां पर नहीं होगा। यानी अगर किसी वस्तु के ऊपर कोई बल लगा दें तो उस बल को उसकी क्रिया रेखा के किसी भी पॉइंट पर लगाने पर, लेकिन वो पॉइंट पिंड के अंदर या पिंड के सरफेस होना चाहिए, पिंड के बाहर नहीं, सेम वही प्रभाव डालता है जो उसके क्रियाकारी बिंदु पर डाल रहा था। यही होता है बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत। यानी बल को हम स्थानांतरित करके यहां लगा दें, 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 सारे केस में उसका इफेक्ट वही होगा। बस ये पॉइंट इस पिंड के अंदर या उसके ऊपर से कहीं और दूसरी जगह पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपके मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट हो गया। इस इतने पोर्शन से आपका हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है। इतना आप लोग तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपका अगला चैप्टर पढ़ाएंगे